अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है सिंबल्स इन द नॉवल द ग्रेट गैट्सबी। द ग्रेट गैट्सबी जैसे कि पिछली मैं कुछ काफ़ी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ इस नॉवल को, इसकी प्लॉट समरी को, इसके थीम्स को। सो आई होप कि आप इससे फेमिलियर होंगे इस नॉवल से, और अगर आप लोग इससे फेमिलियर नहीं हैं तो आप लोग इस वीडियो के बाद जाकर दूसरी वीडियो जो कि प्लॉट समरी वाली है और थीम्स वाली है वो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि सिंबल्स क्या होते हैं। तो ये सिंबलिज़म वाली जो चीज़ है ये भी काफ़ी दफ़ा मैं बता चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पे एक और दफ़ा इसको डिस्क्राइब करती चलूँ सिंबल्स को। तो सिंबल्स ऐसे इवेंट्स, ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसी प्लेसेस, कुछ भी नावल के अंदर यूज़ की गई चीज़ हो सकती है जो कि डबल मीनिंग को कन्वे कर रही हो। जैसे कि नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट है अगर, तो वो एक मीनिंग कन्वे कर रहा होता है जो कि उसका ज़ाहिरी मीनिंग होता है, एपरेंट मीनिंग होता है, लेकिन एक हिडन मीनिंग भी कभी कभी एक चीज़ कन्वे कर रही होती है। तो उसको हम कहते हैं कि ये चीज़ दूसरी चीज़ को इस तरीके से सिम्बलाइज़ कर रही है। जैसे कि कोई कलर्स हो सकते हैं, जैसे रेड कलर है। ये मैं आप लोगों को एक बिल्कुल जनरल सी एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे एक रेड कलर होता है, तो रेड कलर नॉर्मली अगर हम देखें कोई भी चीज़ रेड कलर की है तो एक तो वो उसका ये मीनिंग हो गया कि वो चीज़ रेड कलर की है। दूसरी चीज़, रेड कलर काफ़ी चीज़ों को सिम्बलाइज़ करता है, जैसे कि लव को, डेंजर को, पैशन को। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सिंबल्स होती हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इस नावल के अंदर, ग्रेट गैट्सबी के अंदर, कौन सी चीज़ें जो हैं वो सिंबल्स के तौर पे एक्ट कर रही हैं। तो चलें सबसे पहले सिंबल की तरफ मूव करते हैं, वो है ग्रीन कलर। तो इस नावल में ग्रीन कलर, और अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो ग्रीन लाइट की बात होती है। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करती हूँ ग्रीन कलर की कि ग्रीन कलर का नॉवल में क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेज़ी का जो घर था वो गैट्सबी के घर से काफ़ी दूर था, मतलब एक दूर दराज नज़र आता था कि आगे भी एक आबादी है। सो गैट्सबी अपने घर की एरिया में खड़ा होकर आगे डेज़ी के घर की तरफ देखता था, और वो क्या देखता था कि वहाँ पे एक ग्रीन लाइट जल रही है। तो ग्रीन लाइट क्या सिंबलाइज़ करती है? होप्स, गैट्सबी के होप्स को सिंबलाइज़ करती है कि एक ना एक दिन गैट्सबी को डेज़ी ज़रूर मिलेगी। वो इस उम्मीद से वहाँ पे देखता था, और वहाँ पे एक ग्रीन लाइट जल रही होती थी। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि मनी का कलर भी जो होता है वो यूजुअली ग्रीन होता है। ग्रीन से ही मनी को सिंबलाइज़ किया जाता है, जहाँ पे भी वेल्थ होती है, मनी दिखानी होती है, वहाँ ग्रीन कलर होता है। सो ग्रीन कलर जैसे वहाँ पे गैट्सबी देखता था तो उसकी होप्स को सिंबलाइज़ करता था, साथ ही साथ वो वेल्थ को भी सिंबलाइज़ करता था, क्योंकि डेज़ी बगैर वेल्थ के हासिल नहीं की जा सकती थी। गैट्सबी अगर डेज़ी को हासिल करना चाहता था, और जो कि वो करना चाहता था, और उसके लिए उसने क्या किया था कि गलत तरीके से माल जमा करना शुरू किया, गलत कामों में मुलविस हो गया, और उससे उसने वेल्थ जमा करने की कोशिश की कि डेज़ी को किसी तरीके से हासिल कर ले। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि जॉर्ज विल्सन का जो टायर्ड फेस है वो भी ग्रीन दिखाया जाता है। तो इसमें ये दिखाया जाता है कि जिनके पास वेल्थ नहीं है उनकी क्या हालत है। जॉर्ज विल्सन कौन था? जो कि वैली ऑफ एशेज़ में रहता था, और हम उनको देखते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो हैंड टू माउथ थे। सो उन लोगों का भी इस ग्रीन कलर के अंदर जिक्र आता है। इसके अलावा लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि मर्टल का जो कार एक्सीडेंट हुआ था वो एक्चुअली एक येलो कार से हुआ था, ना कि ग्रीन कार से। लेकिन वहाँ पे एक शॉप ओनर था जिस एरिया में उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसने ये चीज़ कही कि जो कार जिससे एक्सीडेंट हुआ था वो ग्रीन कलर की थी। तो यहाँ पे उसने थोड़ी सी गलत बयानी की, या उसकी एरर ऑफ जजमेंट था, लेकिन उसने ये चीज़ कही। तो ग्रीन कलर का ये सिग्निफिकेंस हम देखते हैं कि नावल के अंदर हमें मिलती है। ना सिर्फ ग्रीन कलर बल्कि कुछ और कलर्स भी सिग्निफिकेंट हैं इस नावल के अंदर जो कि सिंबल्स के तौर पे एक्ट करते हैं। वो कौन से कलर्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है येलो। अब येलो जो कलर है ये यूनिवर्सली जो है वो धोखे को सिंबलाइज़ करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नावल के अंदर करप्शन को सिंबलाइज़ कर रहा है ये येलो कलर। अब करप्शन किधर किधर थी? गैट्सबी के अंदर थी। ऑब्वियसली गैट्सबी ने सारा अपना माल जो है वो गलत तरीके से कमाया, गलत तरीके से उसने माल हासिल किया सिर्फ इसलिए कि वो डेज़ी को हासिल कर सके। सो गैट्सबी की जो कार है वो भी येलो थी, तो ये जाहिर करती है कि उसका सारा माल जो है वो किस गलत तरीके से हासिल किया गया है। फिर इसके अलावा जो डॉक्टर टी.जे. इकलबर्ग का एक होर्डिंग था जिस पे उसकी आइज़ ही रह गई थी, बाकी होर्डिंग बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय सा हो गया था। सो उसके जो ग्लासेस का कलर था वो भी येलो था। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि उस पूरी सोसाइटी में कितनी करप्शन और कितनी धोखेबाजी आम हो चुकी थी, जिसके ऊपर उसका होर्डिंग लगा हुआ था, और वो कह सकते हैं कि एक तरीके से वो आँखें थी जो उनको देख रही थी कि वो क्या गलत काम कर रही हैं। सो वो येलो कलर के ग्लासेस भी यही चीज़ सिम्बलाइज़ करते हैं। नेक्स्ट कलर है ब्लू। ब्लू कलर जो है वो यूनिवर्सली क्या चीज़ सिम्बलाइज़ करता है? फॉल्स चीज़ों को, जहाँ पे कोई फॉल्सिफिकेशंस होते हैं उनको। तो नावल के अंदर अगर हम देखें तो फॉल्स ड्रीम्स को सिम्बलाइज़ कर सकता है ब्लू कलर, उसके अलावा इल्यूजन्स को। तो ब्लू कलर कहाँ कहाँ हमें नज़र आता है नावल के अंदर? एक तो जो गैट्सबी का लॉन है उसको ब्लू से रेफ़र किया जाता है, क्योंकि वो अंधेरे में इस तरीके से ब्लूइश सा नज़र आता था उसका फुल लॉन। सो एक ये चीज़ कि गैट्सबी के फॉल्स ड्रीम्स थे
कि उसको डेज़ी मिल जाएगी, वो डेज़ी को हासिल कर लेगा, उसके लिए उसने इतना बड़ा घर हासिल किया, उसने गलत तरीके से माल कमाया, लेकिन उसको वो डेज़ी अपनी मोहब्बत नहीं मिल सकी। दूसरी चीज़ जो ब्लू थी नॉवल के अंदर वो थी टी जेकलबर्ग की जो आइज़ थी। ग्लासेस तो भी मैंने जिक्र किया कि वो येलो कलर के थे, लेकिन जो आइज़ थी वो ब्लू कलर की थी। सो ये चीज़ भी दिखाती है इल्यूजन्स, फॉल्स ड्रीम्स जो कि पूरे माशरे में उस वक्त फैली हुई थी, तो वो एक होर्डिंग के ज़रिए से सिम्बलाइज़ की जा रही थी। नेक्स्ट कलर जो है वो है ग्रे कलर। अब वो किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है? होपलेसनेस को, या ऑब्वियसली जो ग्रेइश अगर हम एक जगह कलरफुल फेंकेंगे तो वो धूल, मट्टी, डर्ट को सिंबलाइज़ कर सकता है। सो यहाँ पे ग्रे कलर का ताल्लुक है वैली ऑफ एशेस से। वैली ऑफ एशेस कौन सा एरिया था? अभी मैंने जिक्र किया कि 3 एरियाज़ का इस नावल के अंदर जिक्र है ना, एक ईस्ट एग है, एक वेस्ट एग है और एक वैली ऑफ एशेस है। तो ईस्ट और वेस्ट एग में तो फिर भी पैसे वाले लोग रहते हैं, लेकिन वैली ऑफ एशेस में ऐसे लोग रहते हैं जो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, जिनके पास बिल्कुल गुजर बसर उनका मुश्किल से होता है। तो वो लोग, ग्रे कलर से वो एरिया इसलिए सिंबलाइज़ किया गया कि वो लोग जो हैं वो सोशली और मोरली दोनों तरीके से बहुत डाउन है। ना उनके पास फाइनेंशियल उनका स्टेटस हाई है और ना ही उनका सोशल स्टेटस हाई है, दोनों ही स्टेटस में वो वीक हैं। सो कह सकते हैं कि वो एरिया भी ऐसा था जहाँ इंडस्ट्रियल वेस्ट था, तो हम कह सकते हैं कि सोसाइटल वेस्ट भी उधर था। लास्ट कलर जो है वो है वाइट। वाइट कलर वैसे तो प्योरिटी के लिए देखा जाता है, प्योर चीज़ों को सिंबलाइज़ करता है, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है कि लोग जो हैं नॉवल के अंदर वो क्लोथ्स यानी कपड़े तो वाइट पहनते हैं, लेकिन हैं वो प्योर नहीं, बिल्कुल भी इम्प्योर हैं और अंदर से करप्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, लेकिन फिर भी वाइट कलर पहनते हैं। तो ये एक तरह की हम कह सकते हैं उसके ऊपर तंज की सिचुएशन है, और ये वाइट कलर यहाँ पे यही चीज़ दिखा रहा है। नेक्स्ट सिंबल की तरफ चलते हैं तो वो है कार्स का। कार्स हम देखते हैं नॉवल के अंदर कार्स की ना काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी गई है। जैसे गैट्सबी की जो कार है उसका बताया गया कि वो रोल्स रॉयस थी, वो येलो कलर की थी, तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दी गई है कार की। फिर बताया कि उसी येलो कलर की रोल्स रॉयस से एक्सीडेंट होता है मर्टल विल्सन का। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो डिटेल डिस्क्रिप्शन दी गई है कार्स की, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि कार्स जो हैं वो डिस्प्ले कर रही होती हैं वेल्थ को, शो कर रही होती हैं वेल्थ को। जितनी लेविश हम कार रखेंगे, जितनी हाई फाई हमारी होगी कार, वो ये शो करेगी कि हमारे पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है, कितने हम अमीर हैं। सो एक तरह से ये शो ऑफ वाला एलिमेंट आ जाता है कार्स के अंदर। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो वो शो करती है वो इग्नोरेंस ऑफ द रिच क्लास। उसका क्या रीज़न है कि जैसे अब हमारे पास बहुत हाई फाई कार है तो हम उसको चलाते रहेंगे स्पीड में, हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी कार के नीचे कौन आ रहा है। सो यही हुआ नॉवल के अंदर भी कि कार एक्सीडेंट में मर्टल विल्सन की डेथ हो गई। सो ये चीज़ शो कर रही है कि कितनी उनमें अमारत थी, लेकिन वहीं जहाँ अमीर थे वहीं साथ में केयरलेस और इग्नोरेंट पीपल भी थे। नेक्स्ट सिंबल की तरफ जाते हैं तो वो है जोग्राफ़ी। अब जोग्राफ़ी वही जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि नॉवल में कितनी जगहों का जिक्र है, तो ये जो एरियाज़ का जिक्र है नॉवल के अंदर, ये स्पेसिफ़िकली कोई चीज़ों को सिंबलाइज़ भी करे। अब ये उन्हीं को सिंबलाइज़ करे जो लोग इनमें रहते हैं, जिस टाइप के लोग इन एरियाज़ में रहते हैं। अब ईस्ट एग की जो बात हमने की, तो वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो कि जिनको हम कहते हैं कि जद्दी पुश्ती ख़ानदानी अमीर जो लोग होते हैं, सो वो लोग रहते थे ईस्ट एग में। अब उसमें आते थे ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, पुराने पीछे से फैमिली बैकग्राउंड उनका अमीर चला आ रहा है। अब इसमें कौन लोग थे? जैसे टॉम बुकैनन हो गया, डेज़ी हो गई, ये सारे लोग ईस्ट एग की साइड पे रहते हैं। वेस्ट एग इनको सिंबलाइज़ करता है जो नए नए रिच बनते हैं, जो नया नया माल कमाते हैं रिच होने के लिए। उसमें गैट्सबी आता है, गैट्सबी इसी तरफ रहता था। फिर है वैली ऑफ एशेस। वैली ऑफ एशेस में वही लोग रहते हैं जो सोशली बिल्कुल पीछे हैं, फाइनेंशियली बिल्कुल पीछे हैं, और उनको सोसाइटी का डिके या वेस्ट कहा जाता है कि इनका कोई काम नहीं। मतलब यहाँ पे पैसे की इतनी वैल्यू है कि जिसके पास पैसा नहीं है उसको हम वेस्ट कहेंगे। सो यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं। अब न्यूयॉर्क की पूरा जो था ईस्ट एग, वेस्ट एग, वैली ऑफ एशेस, ये सारी चीज़ें किधर थी? ये सब कुछ न्यूयॉर्क में था। सो न्यूयॉर्क किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है? क्वेस्ट ऑफ मनी, और वो भी एमोरल क्वेस्ट ऑफ मनी, यानी कि ऐसी पैसे की कोशिश, ऐसा पैसा हासिल करने की तलाश कि जिसमें हम मोरालिटी के सारे रूल्स को परे रखते हैं। हम ना देखें कि हम पैसा हासिल किस तरीके से करें, क्या उसमें कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, बस हम पैसा हासिल करें, जैसे मर्ज़ी करें। सो न्यूयॉर्क में ये सिचुएशन चल रही थी कि बस पैसा हासिल करना है, फिर जैसे भी करें। इसके लिए भी मैंने थीम्स की जब बात की थी अपनी थीम्स वाली वीडियो में, तो उसके अंदर मैंने जिक्र किया था अमेरिकन ड्रीम का। अमेरिकन ड्रीम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उसकी हाइप थी। वो ये था कि अमेरिका को किसी भी तरीके से ऊपर लेके जाना है, तमाम अमेरिकन को मिल के तरक्की करनी है, ताकि पूरा का पूरा स्टेट यानी कि अमेरिका तरक्की करे। तो उसके लिए इन लोगों ने यही कहा कि हर कोई अपना अपना बेस्ट देगा। तो अब लोगों ने अपना बेस्ट देने के चक्कर में ये नहीं सोचा कि हम
कोई गलत काम में तो नहीं मुलविस हो रहे, उन्होंने कहा बस हमने ऊपर जाना है, हमने तरक्की करनी है, हम जैसे भी तरक्की करें। सो इसीलिए न्यूयॉर्क जो है वो इस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है। नेक्स्ट सिंबल है द आइज़ ऑफ डॉक्टर टी.जे. इकलबर्ग। तो ये वही होर्डिंग है जो कि ऊपर की तरफ लगा हुआ था, एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग, और यहाँ पे इतना उसका खस्ता हालत हो चुकी थी कि सिर्फ उसके ऊपर आइज़ ही बची थी, बाकी जो भी चीज़ें थी उसके ऊपर कुछ लिखा होगा अगर तो वो सारा मिट चुका था। और ये जो होर्डिंग था ये वैली ऑफ एशेस में ऊपर की तरफ करके लगा हुआ था। तो अब ये सिंबलाइज किसको करता है? जॉर्ज विल्सन कहता था कि ये आइज़ ऑफ गॉड हैं, क्योंकि 2 आंखें ही बची थी उसके ऊपर जिन्होंने ग्लासेस लगाए हुए थे। तो जॉर्ज विल्सन कहता था कि ये आइज़ ऑफ गॉड हैं जो कि लोगों पे नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ख़ुद तो वो गरीब था, फाइनेंशियली उसका स्टेटस लो था। तो वो ये कहता था कि ये अमीरों पे नज़र रखता है कि कैसे उन्होंने गरीबों को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, और गरीबों को भी नज़र रखता है, उनको देखता है उनके हालात को कि कैसे उनके मुश्किल हालात चल रहे हैं। जबकि निक कैरवे जो था वो क्या कहता था? वो कहता था वेस्ट ऑफ द पास्ट, कि ये एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग बिल्कुल ही ज़ाया सी एक चीज़ लगी हुई है, वेस्ट है। और जो वैली ऑफ एशेस है वो भी बिल्कुल वेस्ट ही है, और उसके ऊपर ये जो लगा हुआ है एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग ये भी कोई वेस्ट ही लगा हुआ है। तो मतलब ये बिल्कुल उसकी नज़र में एक यूज़लेस सी चीज़ थी। लेकिन अगर हम देखें तो ये आँखें जो हैं इतनी हम कह सकते हैं कि सख्त आँखें, जैसे पथरीली आँखें जिनको कहते हैं, वो हैं कि ये एम्प्टीनेस और हॉलोनेस को शो करती हैं कि लोगों के अंदर कितनी एम्प्टीनेस और हॉलोनेस थी, लोग अंदर से कितने खाली थे। ऊपर से वो सही पार्टीज़ में जा रहे हैं, वो सही इंजॉय करें, लेकिन अंदर से उनकी कितनी एम्प्टीनेस थी, अंदर से उनके दिल कितने सख्त थे। तो ये चीज़ ये सिम्बलाइज़ करती हैं इस तरह की आँखें। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है गैट्सबी के घर का, गैट्सबीज़ हाउस। तो वो क्या था? गैट्सबी का एक बहुत बड़ा मेंशन था फुल, और वो उसने किस तरीके से कमाया था? गलत तरीके से उसने पैसा यूज़ किया, अल्कोहल की प्रोडक्शन, सेल, ये सारी चीज़ों में उसने अपना घर बनाया, गलत तरीके से सारा पैसा जमा किया। तो ये चीज़ जो उसने घर बनाया गलत तरीके से, ये किस चीज़ को सिंबलाइज़ करी है? उसकी मोहब्बत डेज़ी के लिए, कि बस वो डेज़ी को पाना चाहता था। फिर उसने ये नहीं देखा कि मैं किस तरीके से हासिल कर रहा हूँ, मैं पैसे कहाँ से कमा रहा हूँ, उसको बस था कि मैंने कैसे भी करके जल्दी पैसे हासिल करने हैं, क्योंकि उसको पता था कि जब उसका सोशल फाइनेंशियल स्टेटस हाई होगा तो ही डेज़ी उसको मिल सकती है। तो इसलिए उसने ये घर बनाया, और ये चीज़ सिंबलाइज़ करती है उसकी मोहब्बत डेज़ी के लिए। लेकिन साथ ही साथ उसने घर बना लिया, लेकिन डेज़ी उसको फिर भी नहीं मिली। तो इससे उसकी डिससेटिस्फैक्शन भी शो होती है कि अंदर से वो सेटिस्फाइड नहीं था, अंदर से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। ऊपर से वो पार्टीज़ कर रहा है, एवरी वीकेंड वो पार्टी थ्रो कर रहा है अपने घर पे, लेकिन अंदर से उसको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली हुई थी। और ये हम कह सकते हैं कि इसका जो घर था वो क्या शो करता था? बिल्कुल उसकी जो शो ऑफ है, शोइनेस जो थी उसकी नेचर में। नेक्स्ट थीम भी एक रिलेटेड थीम ही है, जो कि है पार्टीज़ का जिक्र जैसे कि मैंने अभी किया था कि गैट्सबी के घर में, गैट्सबी के मेंशन में एवरी वीकेंड नाइट जो है वो पार्टी थ्रो की जाती थी गैट्सबी की तरफ से। और वो पार्टी क्या चीज़ सिंबलाइज़ करती थी? वही ऑस्टेंटेशन, शोइनेस, यानी कि अपनी वेल्थ की जो शो ऑफ की जाती थी, जो उसके ऊपर गरूर और तकब्बुर और दूसरों को दिखावा करना, जताना, वो सारी चीज़ें जो है वो पार्टीज़ सिंबलाइज़ करती हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो कि अमेरिकन ड्रीम का भी मैंने जिक्र किया था, वो भी इसी के अंदर आता है कि अमेरिकन ड्रीम वो क्या था कि लोग सारे के सारे मिल के अमेरिका की तरक्की के लिए, इंडिविजुअल्स अपनी अपनी तरक्की के लिए कोशिश करें। अगर सब इंडिविजुअल्स तरक्की करेंगे तो एज़ अ होल अमेरिका, एज़ अ नेशन तरक्की करेगा। तो ये अमेरिकन ड्रीम था कि अमेरिका को ऊपर लेके जाना है, जिसके लिए सारे इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअली अपना अपना बेस्ट देना है। तो ये हमें दिखाता है जो पार्टीज़ थी कि कैसे लोग अपनी वेल्थ को यहाँ ज़ाया कर रहे हैं। तो ये क्या अमेरिकन ड्रीम के नाम पे क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, अपनी वेल्थ को इधर ज़ाया कर रहे हैं पार्टीज़ में। सो ये हॉलोनेस दिखाती है। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है वेदर का। वेदर भी अब इस नावल के अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। वो है फोर शेडोइंग का, कि वेदर की जो कंडीशंस होती हैं वो ये बताती हैं कि नावल में क्या होने वाला है या क्या होने जा रहा है। वो फीलिंग्स और इमोशंस को सिंबलाइज़ कर रही होती हैं लोगों के। अब इसकी एग्जांपल क्या हम दे सकते हैं कि गैट्सबी और डेज़ी का जब रीयूनियन होता है, यानी कि जब वो दोबारा मिलते हैं, तो उस वक्त बारिश हो रही होती है। तो बारिश जो होती है वो वैसे ही लोगों के इमोशंस पे बहुत ही अच्छे से असरअंदाज होती है। बहुत ही लोगों के इमोशंस जो है वो उभर के सामने आते हैं। तो हम देखते हैं कि गैट्सबी और डेज़ी का रीयूनियन उस टाइम होता है, तो वो लोग दोबारा मिलते हैं। तो इससे ये चीज़ फोरशैडो होती है कि इनकी मोहब्बत के जो इमोशंस हैं वो वापस से उभर के सामने आ सकते हैं। इसके अलावा
री अवेकनिंग ऑफ लव, जब बाकायदा उनके इमोशंस उभर के सामने आते हैं, जब उनकी मोहब्बत जो डेज़ी की, गैट्सबी तो उससे मोहब्बत करता ही था, डेज़ी की जब वो फीलिंग्स वापस आती हैं तो उस टाइम होता है सनराइज़। अब सनराइज़ भी एक होपफुलनेस की अलामत है कि सन दोबारा निकला है, एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नई ज़िंदगी। तो ये जो चीज़ है वो सनराइज़ होती है उस टाइम पे, तो ये चीज़ दिखाती है उनकी रीअवेकनिंग ऑफ लव। फिर इसके अलावा गैट्सबी और टॉम की जब कन्फ्रंटेशन होती है, जब उनके दरमियान एक हीटेड कॉन्वर्सेशन होती है, थोड़ी बहस मुबाहिसा होता है, तो उस टाइम के जो वक्त होता है या जो वेदर होता है उसको डिस्क्राइब किया गया नॉवल के अंदर हॉटेस्ट डे ऑफ समर के वर्ड्स के थ्रू। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि उनकी जो हीटेड एक कन्वर्सेशन थी, जो एक मुबाहिसा था, डिबेट थी, वो इतनी हीटेड थी कि उसके लिए हॉटेस्ट डे ऑफ समर वर्ड यूज़ किया गया। तो यहाँ पे भी वेदर जो है वो उनके दरमियान जो इमोशंस थे उस वक्त, उनकी जो कैफियत थी उनकी, उसको सिंबलाइज़ कर रहा है या उसको शो कर रहा है। लास्ट हमारे पास जो सिंबल है वो है डेज़ी का। अब डेज़ी जो है यहाँ पे एक कैरेक्टर है हमारी, हमें पता है डेज़ी बुकैनन बहुत ही मेन कैरेक्टर, गैट्सबी की मोहब्बत, और गैट्सबी जिसको पाने के लिए अपने सारे गलत काम करता है, और जैसे मैंने पूरा जिक्र किया कि पार्टी थ्रो कर रहा है, वेल्थ की शो ऑफ कर रहा है, सारे नावल में वो डेज़ी को ही हासिल करना चाहता होता है। तो अब डेज़ी यहाँ पे किस चीज़ को सिंबलाइज़ करती है? डेज़ी वैसे एक फ्लावर का नाम है, ठीक है, फ्लावर ऐसा जो कि येलोइश सा, जिसका सेंटर होता है वाइट, ऑफ वाइट या प्योर वाइट उसके पेटल्स होते हैं, और ये जो वाइट कलर ऑब्वियसली ये तो प्योरिटी को शो करता है, तो डेज़ी जो फ्लावर है वो भी प्योरिटी को ही शो करता है, प्योरिटी, डेलिकेसी, खूबसूरती, इन चीज़ों को शो करता है। तो लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि डेज़ी का जो कैरेक्टर है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये एक तरह की इसके ऊपर क्या हो गया, अपोजिशन हो गई, कि डेज़ी वैसे तो प्योरिटी को शो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसका कैरेक्टर बहुत ही इम्प्योर है, उसकी कनिंग नेचर है, क्लेवर है वो, और हम कह सकते हैं डिसीविंग नेचर भी है, कि अपने हस्बैंड को बाद में वो धोखा देने की सेंस में आ जाती है, कि जब वो गैट्सबी के साथ दोबारा होना चाहती है, ताल्लुक़ में आना चाहती है, तो अपने हस्बैंड के बारे में नहीं सोचती, अपने पुराने रिलेशन, अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचती। तो ये चीज़ जो है वो इसकी नेचर हमें दिखाती है डेज़ी की। इसके अलावा हम देखते हैं कि डेज़ी जैसे कि फ्लावर है तो ऑब्वियसली डेलिकेसी, ब्यूटीफुल एक एलिमेंट उसके अंदर आता है, तो यहाँ पे हम उसकी फेमिनिन नेचर देख सकते हैं, कि उसकी जो हम कह सकते हैं एक गर्लिश जो नेचर है वो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे एक डायलॉग लिखा है जो कि डेज़ी बोलती है अपनी बेटी के बारे में। क्या बोलती है? आई होप शील बी अ फूल, दैट्स द बेस्ट थिंग अ गर्ल कैन बी इन दिस वर्ल्ड, अ ब्यूटिफुल लिटिल फूल। अब ये डेज़ी अपनी बेटी के बारे में बोलती है कि काश मेरी बेटी जो है वो एक खूबसूरत सा फूल ही हो, क्योंकि लड़की एक फूल ही बनी हुई अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम उसकी एक नाजुकी देख सकते हैं, या एक लड़की के बारे में जो उसका ख्याल है वो देख सकते हैं। तो ये फ्लावर के साथ इसमें थोड़ी रिजेम्बलेंस आती है, तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि ये भी हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं इसके अंदर, या इसके अंदर इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। सो ये थे हमारे आज के सारे सिंबल्स जो कि इस नावल के अंदर, मुझे लगा कि ये सारे मेजर एंड माइनर, मैंने काफ़ी माइनर सिंबल्स भी डिस्कस किए हैं, ताकि आप लोगों को इस नावल के अंदर जितने भी सिंबलिज्म का जो एलिमेंट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को रह जाती हैं तो उसके लिए कॉमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप कि मैं सबके आंसर ज़रूर करूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोस पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।